अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़, जिसमें सबसे पहली होगी ए डेल्टा बी इज इक्वल टू बी डेल्टा यू, बी डेल्टा ए। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कहने का क्या मतलब, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो बन जाएगा बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी। और हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों सेम चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होती है ए डेल्टा बी डेल्टा सी इज इक्वल टू ए डेल्टा बी डेल्टा सी। ये दोनों चीज़ें सेम हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ए डेल्टा फाई इज इक्वल टू ए होता है। किसी भी सेट का उसके वाई के साथ एम्प्टी एलिमेंट्स के साथ जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है वो सेम वही आ जाता है। जैसे इसका हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए। हम लोग किसी सेट में से एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे तो हम लोग का ए सेट आ जाएगा, और फाई में से ए को माइनस करेंगे यानी एम्प्टी सेट में से ए को माइनस करेंगे तो फाई आ जाएगा। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ए आ जाएगा। ये प्रूफ हो गया। हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ए डेल्टा ए इज इक्वल टू फाई। इसको एक्सपेंड करते हैं, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, मतलब फाई यूनियन फाई। अभी फाई और फाई का यूनियन क्या होता है, फाई। इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब हम लोग डिसजॉइंट सेट्स के बारे में बात करते हैं। तो डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो फाई होगा। अभी हम लोग देखते हैं क्या ए डेल्टा बी की क्या वैल्यू होगी अगर ये दोनों सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट है। तो ए डेल्टा बी कहने से क्या मतलब, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ओके, इसको हम लोग प्लॉट करते हैं तो देखते हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए में से बी को माइनस करने पे क्या कुछ हमारे पास बचेगा, इसका मतलब हमारे पास से ये पूरा बी सेट, इसका मतलब कि हमारे पास ए में से कुछ भी नहीं जाएगा, पूरा ए सेट, ए का पूरा ए सेट हमको मिल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए सेट आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बी सेट मिल जाएगा। तो ए का सिमेट्रिक डिफरेंस जब हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कुछ कार्डिनल नंबर के फॉर्मूले होते हैं उनकी बात करेंगे। सो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया हमारा एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये दो फार्मूले होते हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन आगे करने वाले हैं। अभी हम लोग कुछ जनरल आइडेंटिटीज़ का प्रूफ देखेंगे। कुछ जनरल आइडेंटिटीज़, कुछ लॉज होते हैं हमारे पास, उन सभी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला होता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या, कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। ठीक है, हम लोग इसको वेन डायग्राम की मदद से भी आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये है सेट ए, ये है सेट बी।
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि A यूनियन B और B यूनियन A दोनों सेम चीज़ है, और अगर इंटरसेक्शन हम लोग देखें तो वो भी A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A बिल्कुल सेम ही आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन तो यही आएगा, कुछ और आ ही नहीं सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज क्या कहते हैं? A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। इसको हम लोग वेन डायग्राम की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। फिर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये इंटरसेक्शन के केस में भी अलाउ है, एप्लीकेबल है, और यूनियन के केस में भी एप्लीकेबल। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज देखते हैं। इसमें हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये क्या बन जाता है? A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ऐसे ही हम लोग देखते हैं तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू बन जाता है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ध्यान क्या देना है कि ये वाली चीज़, ये सिंबल डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये वाली चीज़ जाएगी इसके साथ भी और इसके साथ भी। सेम यहाँ पे ये वाली चीज़ इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगी और इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, और दोनों के बीच में ये कॉमन सिंबल आ जाएगा, ये। ओके, अब हम लोग अगला समझते हैं, जो कि है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि जब आप किसी चीज़ के साथ कोई ऑपरेशन करो तो आपको वही एलिमेंट मिल जाए, वही सेट मिल जाए। आइडेंटिटी लॉ हम लोग मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में भी देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी लॉ होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी लॉ होता है। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो हमें देखना है कि यूनियन के रिस्पेक्ट में कौन सा सेट जो होता है वो आइडेंटिटी लॉ बनाता है, और इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में कौन सा लॉ आइडेंटिटी सेट बनाता है। आइडेंटिटी लॉ कहने का मतलब कि कोई एक सेट ले हम और उसका किसी सेट के साथ ऑपरेशन करें, और वो ऑपरेशन करने के बाद हमारा जो ओरिजिनल सेट है वो वापस मिल जाए। जैसे सपोज ए सेट है और इसका हम किसी के साथ यूनियन करें या इंटरसेक्शन करें तो हमें सेट वापस से ए मिल जाए, ये ए मिल जाए, ठीक है। और ये दो रिस्पेक्ट में होता है, एक यूनियन के और एक इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो यूनियन के रिस्पेक्ट में हम किससे यूनियन कर दें ए का कि हमें वापस से ए मिल जाए, तो हम इसको कर सकते हैं फाई से। अगर हम किसी भी बड़े एलिमेंट का उसके छोटे एलिमेंट के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास बड़ा एलिमेंट ही मिलता है। ये एक छोटा एलिमेंट और ये तभी होगा जब छोटा एलिमेंट बड़े एलिमेंट का सबसेट हो। अब हमें ए के साथ किसका इंटरसेक्शन करें कि हमें ए मिल जाए, तो ऐसा तभी पॉसिबल है, दो एलिमेंट्स हमारे पास दो सेट्स होंगे, ए और एक बड़ा सेट होगा यूनिवर्सल सेट। ये वाला सेट इसका सबसेट है, हम इन दोनों के बीच में कॉमन ढूंढेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी लॉ। तो यूनियन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी किससे मिलती है? फाई से, और इंटरसेक्शन के केस में हम लोग को आइडेंटिटी मिलती है यूनिवर्सल सेट से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लॉ की, वो होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ की बात करें तो ये कहता है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सीधी सी बात है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ये हमारे पास ए सेट है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये यूनिवर्सल सेट है। ये पूरा अगर हम लोग मिला लें तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये ए सेट हो जाता है, और इसके अलावा, इस सेट के अलावा यूनिवर्सल सेट के अंदर जितना भी एरिया है वो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इस एरिया को और इस पूरे रीजन को मिला दें तो ये यूनिवर्सल सेट बन जाता है। सीधी सी बात है। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करें तो इन दोनों एरिया के बीच में गोलक के अंदर वाला रीजन और गोलक के बाहर वाला रीजन के बीच में क्या कुछ कॉमन है? नहीं। तो हम लोग इसको कह देते हैं फाई। ओके,
अभी हम लोग अगले लॉ में चलते हैं जो कि है आइडम्पोटेंट लॉ। ओके, आइडम्पोटेंट लॉ कहता है कि हमें किसी भी एलिमेंट का उसके खुद के साथ यूनियन या इंटरसेक्शन करने से क्या मिलता है। तो ये कहता है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। कहते का मतलब कि किसी भी एलिमेंट का हम खुद के साथ अगर यूनियन करें तो क्या मिलेगा, और किसी भी एलिमेंट का हम लोग खुद के साथ इंटरसेक्शन करें तो क्या मिलेगा। तो दोनों ही केस में हमें ए मिलने वाला है। ये कौन बताता है हमें? आइडम्पोटेंट लॉ। उसके बाद हम लोग आगे अगले लॉ की तरफ बढ़ते हैं जो कि कहता है डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन और नल लॉ। ये क्या कहता है कि ए का यूनियन अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ करो तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और ए का यूनियन ए का इंटरसेक्शन अगर आप फाई के साथ करो तो आपको फाई ही मिलेगा। कहने का क्या मतलब, यहाँ पे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये डोमिनेट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी देखा था, इसमें हमें ये वाला रिजल्ट चाहिए था, लेकिन अभी हमें डोमिनेशन लॉ में हमें ये वाला रिजल्ट चाहिए। मतलब क्या बोला मैंने, आइडेंटिटी में हमें ये वाला रिजल्ट चाहिए था जो पहला वाला ऑपरेशन था। मतलब वी वांटेड द रिजल्ट एज द ओरिजिनल सेट इटसेल्फ, बट इन डोमिनेशन लॉ हमें सेट के अलावा वो रिजल्ट चाहिए जो हम अनदर सेट ऑपरेशन में ले रहे हैं, अपने से जो ले रहे हैं। तो डोमिनेशन लॉ में यूनियन के रिस्पेक्ट में ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। और ए इंटरसेक्शन फाई क्या बन जाएगा? फाई। ये दो हैं, इनको याद करना है। उसके बाद डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसको तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें वही सेट वापस से मिल जाएगा। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। और एक दूसरा है, मतलब कुल मिला के हमें ए ही मिलना चाहिए। एब्जॉर्प्शन लॉ भी ये कहता है कि कुछ ऐसा यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन किया जाए कि हमें वापस से ए मिल जाए। अब ए का इंटरसेक्शन ऐसा और किसके साथ किया जाए कि वापस से ए मिल जाए? तो ए का इंटरसेक्शन किसके साथ किया जाए? तो ए यूनियन बी के साथ इसका इंटरसेक्शन कर दिया जाए। ओके अभी हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट लॉ होता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी हम लोग इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करें, अभी हम लोग जैसे हम लोग अगर बात करें कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो वो फाई होता है, और अगर हम लोग फाई के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। ये दो चीज़ें इनको हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास एक होता है डिफरेंस लॉ, जो कि कहता है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको समझने का एक ही तरीका है, वेन डायग्राम से। ये है हमारे पास सेट ए, ये है हमारे पास सेट बी, और ये है यूनिवर्सल सेट। इसमें हम लोग ए माइनस बी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे, ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को। अभी हमें ए इंटरसेक्शन बी का, अभी हम लोग देखें बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। ये सारा अब हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि इस एक्सप्रेशन का क्या वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि ये है। और उसके बाद वीडियो कट हो गई थी, 2 बार वीडियो कट हो चुकी है, और मैं 2 बार ये समझाने की कोशिश ये कर चुका हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फिर से एक बार प्रयास करते हैं। तो इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाने वाले हैं। तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसमें हमारे पास जो हम लोग पहले निकालते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास ए था, ये बी था, तो बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये वाला रीजन। ये हो गया हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट।
अब हमें एक देखना है कि ये बी के कॉम्प्लीमेंट वाले रीजन से, ये जो भी बी का कॉम्प्लीमेंट वाला ये जो रीजन है, इसमें से ए के कॉमन क्या है। तो ए के कॉमन देखेंगे तो ये हमारा ए है और ये हमारा ए रीजन है। तो ऐसा रीजन कौन सा है जहाँ पे ब्लैक और ग्रीन दोनों दिख रहा है, वो ये रीजन है। और सिमिलरली ए माइनस बी का रीजन भी यही है। ये इस वीडियो यहाँ पे इस वेन डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं। तो इन दोनों वेन डायग्राम को हम देख के ये कंपेयर कर सकते हैं, ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि ये जो डिफरेंस लॉ है ये सही है। इसका प्रूफ यहाँ से हो जाता है। अब इसके बाद आने वाली वीडियो में हम लोग उन मेथड्स का प्रूफ देखेंगे जो कि किसी जो आइडेंटिटीज़ हैं, कोई भी एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, इक्वेशंस हैं बड़ी बड़ी सेट्स की, उनको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं थ्योरेटिकली और विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स की मदद से। ये हम लोग देखेंगे अगली आने वाली वीडियोस में। थैंक यू। सो गाइस, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स टू प्रूव सेट आइडेंटिटीज़। कोई भी हमारे पास इक्वेशन एक्सप्रेशन गिवन होता है सेट्स में, तो उसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। उसमें पहला मेथड होता है एलिमेंट मेथड और दूसरा मेथड होता है वेन डायग्राम मेथड। अभी हम लोग यहाँ पे एलिमेंट मेथड देखने वाले हैं, बाद आगे चल के हम लोग वेन डायग्राम मेथड भी देखने वाले हैं। सो पहली जो हमारा कुछ वी हैव टू फॉलो सम पर्टिकुलर स्टेप्स टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट। सो पहला स्टेप होता है टेक एन एलिमेंट एक्स। हम कोई भी एक रैंडम आर्बिट्रेरी एलिमेंट x मान लेंगे और उसको ये हम एज्यूम कर लेंगे कि जो x है वो LHS वाली इक्वेशन की LHS वाली जो एक्सप्रेशन है उसको बिलोंग करता है। उसके बाद हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि जो कंक्लूज़न है वो हमारा निकल के आ जाए कि जो x है वो RHS को बिलोंग करता है। ऐसे अगर हमें ज़रूरत है तो हम यही सेम काम हम लोग RHS के साथ भी करेंगे कि पहले हम लोग x को RHS ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि जो x है वो RHS में बिलोंग करता है। उसके बाद हम लोग उसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमारा LHS प्रूफ हो जाए कि जो x है वो LHS में भी प्रूफ करता है, बिलोंग करता है। ऐसे करके लास्ट में हमारा अगर ये सारी कंडीशंस अगर हम अगर ऐसा कर पाते हैं, वो जो एक्सप्रेशंस है वो ऐसे डिड्यूस हो जाते हैं, तो जो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। सो अब हम लोग एक पहली इक्वेशन लेते हैं और उसको प्रूफ करके हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ तक ये चीज़ें हो पा रही हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो ये कहने का क्या मतलब होता है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B। यहाँ पे आपके पास ये डाउट आ सकता है कि ये जो सिंबल है ये हमें रिप्रेजेंट कर सकता है एंड को। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता ही है एंड को या फिर इंटरसेक्शन को। तो जब हमें एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे और क्यों ले रहे हैं, तो इसका सिंपल सा ये रीज़न है कि यहाँ पे जो हमारे साथ नॉट दिख रहा है डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर ये ऐसा लिखा होता कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो हम लोग बिल्कुल नो डाउटेडली हम लोग इसको ये लिखते कि x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, क्योंकि इसका सीधा सा ये मतलब होता कि जो x है वो A के अंदर भी आ रहा है और जो x है वो B के अंदर भी आ रहा है। लेकिन हमारे पास ये केस नहीं है, हमारे पास केस उल्टा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। ओके, इसका कहने का क्या मतलब है कि या तो x या तो A के अंदर नहीं आ रहा है या तो B के अंदर नहीं आ रहा है या तो दोनों के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिखने का इंग्लिश में तरीका यही होगा, मैथमेटिक्स में तरीका यही होगा दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A और या तो x डज नॉट बिलोंग्स टू B। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग अपना पहला इक्वेशन लेते हैं और चेक करते हैं कि ये एक्सप्रेशन सही है या नहीं। सो प्रूफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहला स्टेप, सपोज x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। सीधी सी बात है, अगर कोई एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, सीधी सी बात है, अगर कोई एलिमेंट जो है वो किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो उस सेट में तो बिल्कुल जाहिर सी बात है नहीं आएगा। दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। This implies x belongs to A complement or x belongs to B complement. This implies x belongs to A complement union B complement. और यही हमारा RHS है, hence proved। ये x belongs to A complement union B complement, hence proved। अब हम लोग आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो कि जनरली RGPV एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती हैं और उनकी मदद से हम अपने इस प्रूफ करने की कॉन्सेप्ट को, ताकि अगर आइडेंटिटीज़ नहीं आती हैं, कोई जनरल इक्वेशन एक्सप्रेशन भी आ जाते हैं तो उसको, ताकि हम अच्छे से अपने एग्ज़ाम में प्रूफ कर पाएँ, तो आगे हम उसको देखेंगे।